हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का मैं क्लास में स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे थे पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारकों के बारे में। उनमें से यूनानी विचारक प्लेटो के बारे में हमने बात शुरू करी थी और पिछली कक्षाओं में आपको मैंने बताया था प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में। इससे पूर्व की क्लास में मैंने आपसे बात करी थी प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत के बारे में। उनके द्वारा संपत्ति के साम्यवाद और परिवार के साम्यवाद की बात कही गई थी। उनके साम्यवादी विचारधारा का उनके प्रिय शिष्य अरस्तु द्वारा आलोचना प्रस्तुत की गई थी, वो भी अपन ने बात करी थी। आज हम बात करेंगे प्लेटो के साम्यवाद की आधुनिक साम्यवाद से तुलना। प्लेटो ने साम्यवाद की वैसी ही विवेचना की है जैसी कार्ल मार्क्स ने आधुनिक साम्यवाद की। इसी आधार पर प्लेटो को पश्चिमी जगत का प्रथम साम्यवादी विचारक माना गया है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल द्वारा उनके साम्यवादी घोषणा पत्र में समाजवाद की चरम परिणति प्रस्तुत की गई। उन्होंने साम्यवाद सामाजिक राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत एक ऐसी विचारधारा रूप में वर्णित किया था जिसमें रचनात्मक स्तर पर एक समतामूलक वर्ग विहीन समाज की स्थापना की बात कही गई थी। प्लेटो की साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद के बीच कुछ समानताएं देखी जा सकती है, जिनमें सबसे पहली बात अपन कहेंगे कि दोनों का लक्ष्य राज्य में न्याय व्यवस्था स्थापित करना था। अर्थात प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद जो है दोनों ही इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध थे कि राज्य में न्याय व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए। अर्थात जिस प्रकार से आधुनिक साम्यवाद में पूंजीपति और मजदूर वर्ग के बीच जो समानताएं हैं उनको समाप्त करने की बात कही थी या मजदूर वर्ग को न्याय दिलाने की बात कही गई थी, उसी प्रकार से प्लेटो के साम्यवाद में प्लेटो ने ये माना था कि आत्मा के गुण के आधार पर कार्य विभाजन होना चाहिए और उस आधार पर ही जो है कार्य विभाजन के आधार पर व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्धारण करेगा तो राज्य में न्याय की स्थापना होगी। दूसरी जो समानता है वो यह है कि दोनों ही राज्य को सर्वोपरि मानते थे। अर्थात प्लेटो के बारे में भी देखा जाए तो प्लेटो ने व्यक्ति को नहीं बल्कि राज्य को सर्वोपरि माना है और राज्य की एकता और सुदृढ़ता को उन्होंने महत्व देते हुए सभी वर्गों को राज्य के लिए अपने कर्तव्य का निर्धारण की बात उन्होंने कही है। इसी प्रकार से आधुनिक साम्यवाद में भी राज्य को सर्वोपरि माना गया है, व्यक्तिगत हित को इग्नोर किया गया है। अगली जो समानता है वो ये है कि दोनों ही राज्य के हित में व्यक्तिगत स्वार्थों पर नियंत्रण आवश्यक मानते हैं। अर्थात आधुनिक साम्यवाद में जिस प्रकार से मार्क्स ये मानते हैं कि पूंजीपति वर्ग जो है अपने निजी हितों को त्याग दे और उसके स्थान पर वो सर्वहारा वर्ग या मजदूर वर्ग को न्याय प्रदान करे, तो इस प्रकार से दोनों ही जो साम्यवाद है जैसे मार्क्स ने ये माना कि व्यक्तिगत स्वार्थों पर नहीं बल्कि राज्य के हित को ध्यान में रखकर अर्थात सभी व्यक्ति को सर्वहारा वर्ग को जो है न्याय प्राप्त होना चाहिए, इस बारे में अपनी बात कही। उसी प्रकार से प्लेटो भी जो है वो व्यक्ति को महत्व नहीं देता बल्कि वो राज्य को महत्व देता है और राज्य की व्यवस्था के लिए, राज्य में आदर्श राज्य की स्थापना के लिए, राज्य में न्याय की व्यवस्था के लिए उन्होंने जो है दार्शनिक शासक की बात कही है, दार्शनिक राजा की बात कही है। अगली जो बात समानता है वो है सार्वजनिक तथा सामाजिक हित में ही व्यक्ति का हित मानते हैं। अर्थात दोनों ही कार्ल मार्क्स और प्लेटो दोनों ही सार्वजनिक या सामाजिक हित में ही व्यक्ति का हित मानते हैं। अर्थात दोनों का ये मानना है कि दोनों ही व्यक्ति को महत्व नहीं देते बल्कि राज्य को महत्व देते हुए या संपूर्ण समाज को महत्व देते हुए राज्य के विकास के लिए, राज्य के हित के लिए, राज्य की दृढ़ता के लिए, राज्य की एकता के लिए वो जो है सभी व्यक्तियों को अपने कर्तव्य के निर्धारण की बात। अगली जो समानता है वो है राज्य में शक्ति तथा पदों के लिए प्रतिद्वंदिता को समाप्त करना चाहते थे। अर्थात प्लेटो ने दार्शनिक शासक की बात कही और गुणों के आधार पर शासन व्यवस्था सौंपे जाने की बात कह के दार्शनिक शासक के लिए इतनी शिक्षा व्यवस्था करी कि वो अपने आध्यात्म को प्राप्त कर पाएगा, अपनी आदर्श स्थिति को प्राप्त कर लेगा, तो उसमें जो है किसी प्रकार के शासन शक्ति का लोभ लालच नहीं रहेगा बल्कि वो जो भी कार्य करेगा वो सभी के हित के लिए कार्य करेगा। उसका स्वयं का ना कोई घर होगा ना कोई उसका संपत्ति होगी। तो इस प्रकार से जो शक्ति की प्रतिद्वंदिता है इसको समाप्त करने की प्लेटो ने बात कही, क्योंकि वो ये मानते थे कि दार्शनिक शासक जब
निष्पक्ष होकर बिना किसी लोभ लालच के कार्य करेगा, तभी जो है वो राज्य को सर्वोपरि स्थान पर ले जा पाएगा, तभी वो राज्य का जो है विकास कर पाएगा। इसी प्रकार से मार्क्स ने भी यही माना था कि ये जो शक्ति की प्रतिद्वंदिता है उसको समाप्त किया जाना चाहिए, चाहे आर्थिक शक्ति हो चाहे राजनीतिक शक्ति हो, इसकी प्रतिद्वंदिता को समाप्त किया जाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने आर्थिक समानता की बात कही थी। और इसके साथ साथ आर्थिक समानता जब स्थापित होगी तो मार्क्स ने माना था कि राजनीतिक समानता भी स्थापित हो जाएगी। अगली जो बात कही वो थी कि राज्य के विभिन्न वर्गों के बीच आर्थिक प्रतियोगिता को समाप्त करने के पक्षधर, अर्थात प्लेटो भी दार्शनिक वर्ग को या अभिभावक वर्ग को संपत्ति का अधिकार नहीं देकर वो ये मानता था कि संपत्ति का अधिकार जो है वो व्यक्ति को भ्रष्ट बनाता है, इसलिए वो आर्थिक अधिकार उनको नहीं देते थे। इसी प्रकार से मार्क्स ने भी ये माना था कि संपत्ति का जो अधिकार है, अर्थात आर्थिक जो प्रतियोगिता है, अर्थात जो आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है और उसके पश्चात जो गरीबी अमीरी की खाई बनती है, वही जो है विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है। इसलिए दोनों ही ये चाहते थे कि वर्ग संघर्ष की स्थिति समाप्त हो, इसके लिए आर्थिक प्रतियोगिता को सबसे पहले समाप्त किया जाना चाहिए। अब अपन देखेंगे कि इन दोनों विचारधाराओं में समानता तो है, परंतु मैक्सी ने इनके लिए कहा है कि यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवाद में ही प्रबल साम्यवादी होते। अर्थात इन दोनों के बीच इतनी समानता देखते हुए मैक्सी ने ये अपने कथन कहे कि अगर प्लेटो आज जीवित होता तो वो आधुनिक साम्यवाद का समर्थक ही होता। इन दोनों में समानताओं को हमने देखा, इन दोनों साम्यवाद की समानताओं को हमने देखा। अब हम बात करेंगे इनकी असमानताओं की। अर्थात यद्यपि दोनों विचारधाराओं में कुछ समानताएं हैं, लेकिन असमानताएं अधिक महत्वपूर्ण और आधारभूत है। तो सबसे पहली असमानता जो है वो है लक्ष्य की असमानता। अर्थात प्लेटो जो है वो उनका लक्ष्य जो है वो राजनीतिक था, अर्थात वो विशेष प्रकार की आर्थिक व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक जो है लक्ष्य प्राप्त करना चाहता था। वो ये चाहता था कि इस प्रकार से जब आर्थिक साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी तो दार्शनिक शासक जो है या अभिभावक वर्ग जो है वो संपत्ति के लालच में नहीं पड़ेंगे, वो भ्रष्ट नहीं होंगे और वो राज्य के लिए अपने कर्तव्य का निर्धारण करेंगे, राज्य के लिए अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और इस प्रकार से राज्य में एकता और सुदृढ़ता बनी रहेगी। जबकि मार्क्स का अलग लक्ष्य था। मार्क्स जो है वो राजनीतिक शक्ति के साथ साथ आर्थिक समानता स्थापित करना चाहते थे, अर्थात वो राजनीतिक शक्ति के माध्यम से आर्थिक समानता स्थापित करना चाहते थे। वो पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग के भेद को मिटाना चाहते थे, वो आर्थिक समानता की स्थापना करना चाहते थे। तो इस प्रकार से दोनों के लक्ष्य में मुख्य भेद ये है कि दोनों का लक्ष्य जो एक का लक्ष्य राजनीतिक था जबकि दूसरे का लक्ष्य आर्थिक था। दूसरी जो असमानता है वो है वर्गीय आधार पर असमानता, अर्थात इस संदर्भ में नेपार्टा ने प्लेटो के साम्यवाद को अर्ध साम्यवाद कहा है। अर्थात प्लेटो का जो साम्यवाद था वो अर्ध साम्यवाद इसलिए कहा गया क्योंकि प्लेटो ने साम्यवाद सिर्फ अभिभावक वर्ग के लिए बनाया था। अर्थात उन्होंने कहा था कि अभिभावक वर्ग जो है उनका ना कोई परिवार होगा ना कोई संपत्ति होगी, और जबकि अभिभावक वर्ग जो है वो समस्त राज्य की जनता का बहुत थोड़ा सा हिस्सा था, इसलिए ये माना जाता है या इसलिए उनकी साम्यवाद के बारे में कहा जाता है कि उनका साम्यवाद अर्ध साम्यवाद माना जाता है क्योंकि वो बहुत ही कम जनसंख्या पर लागू होता है। तो इस प्रकार से प्लेटो ने कहा था कि एक निर्धारित वर्ग अर्थात अभिभावक वर्ग पर जो है वो साम्यवाद लागू होता है। तो प्लेटो का साम्यवाद वर्गीय साम्यवाद माना गया, जबकि मार्क्स का जो साम्यवाद था वो वर्गीय साम्यवाद नहीं था, वो सभी व्यक्तियों के लिए था, अर्थात वो सर्वहारा वर्ग के लिए था, वो समस्त जनता के लिए वो साम्यवाद की बात उन्होंने कही थी। तीसरी जो असमानता है वो आर्थिक ढांचे के संबंध में असमानता, अर्थात प्लेटो का जो साम्यवाद था वो आर्थिक ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता, बल्कि उत्पादन के साधन जो है वो एक निर्धारित वर्ग को देना चाहता है या उत्पादन की प्रक्रिया जो है वो सामान्य तौर पर चलती है। वो आर्थिक ढांचे में परिवर्तन नहीं करके वो सिर्फ राजनीतिक स्थिति कुछ लोगों को देता है, राजनीतिक शक्ति कुछ लोगों को देता है
और आर्थिक उत्पादन के साधन जो है वो उत्पादक वर्ग को देता है। तो आर्थिक ढांचे से उनका कोई संबंध नहीं था, आर्थिक ढांचे के संबंध में उन्होंने कोई बात नहीं कही। जबकि मार्क्स का जो साम्यवाद था वो आर्थिक ढांचे के संबंध में ही था, अर्थात मार्क्स आर्थिक ढांचे में पूर्ण परिवर्तन करना चाहते थे और आर्थिक शक्ति को जो है वो सर्वहारा वर्ग के हाथों में लाना चाहते थे, आर्थिक शक्ति का केंद्र वो बदलना चाहते थे। चौथा जो है वो है उपभोग व्यवस्था के संबंध में असमानता, अर्थात प्लेटो का जो साम्यवाद है वो उपभोग व्यवस्था को प्रभावित करता है। अर्थात वो ये कहता है कि जो अभिभावक वर्ग है जिनके लिए साम्यवाद की व्यवस्था की गई है वो वस्त्र, भोजन आदि सभी चीज़ों का उपभोग करेगा, परंतु संपत्ति और पूंजी का स्वामित्व जो है उसके पास नहीं रहेगा। जबकि मार्क्स का जो साम्यवाद है वो उपभोग के संदर्भ में वो व्यक्तिगत संपत्ति या निजी संपत्ति की व्यवस्था की बात करता है। वो उत्पादन के साधनों के संबंध में कहता है कि उत्पादन के साधन जो है उनका केंद्र बदलना चाहिए। जबकि प्लेटो जो है वो उत्पादन के साधनों को उत्पादक वर्ग के हाथों में रखना चाहता है और उपभोग जो है उसका सभी व्यक्ति करेंगे, लेकिन अपनी निर्धारित आवश्यकताओं के सीमा में। पांचवी जो असमानता है वो है राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों के एकीकरण के संबंध में। अर्थात प्लेटो जो थे वो आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना चाहते थे, उनको अलग अलग करना चाहते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि आर्थिक शक्ति जो है वो राजनीतिक शक्ति को भ्रष्ट करती है, क्योंकि व्यक्ति संपत्ति के लालच में भ्रष्ट हो जाता है, वो अपने नैतिक कर्तव्यों को भूल जाता है, वो राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों को, अपने धर्म को भूल जाता है, इसलिए वो आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को विकेंद्रित करना चाहते थे। जबकि मार्क्स जो है वो आर्थिक शक्ति का केंद्र बदलने के साथ साथ उनका ये मानना था कि धीरे धीरे जब आर्थिक शक्ति का केंद्र बदलता है तो राजनीतिक शक्ति का केंद्र भी अपने आप ही बदल जाता है। अर्थात वो आर्थिक शक्ति का केंद्र सर्वहारा वर्ग को प्रदान करना चाहते थे, इसी प्रकार से वो सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तत्व की भी बात वो करते थे। अगली जो असमानता है वो है आधारभूत स्वरूप में असमानता। अर्थात प्लेटो का जो साम्यवाद था वो आध्यात्मिकता की ओर था। इस संदर्भ में बार्कर ने कहा कि यह समर्पण का मार्ग है और इस समर्पण की मांग सर्वोत्तम और केवल सर्वोत्तम मनुष्य से ही की गई है। अर्थात प्लेटो का जो साम्यवाद था वो समर्पण का था, अर्थात वो त्याग का साम्यवाद था, क्योंकि अभिभावक वर्ग से त्याग की बात कही गई थी कि वो संपत्ति को नहीं छुएंगे, स्वर्ण मुद्राओं को नहीं छुएंगे, वो सोने चांदी को नहीं छुएंगे, वो सिर्फ अपने उपभोग के लिए जितनी संपत्ति आवश्यक है, जितना पैसा आवश्यक है उसका उपभोग करेंगे, अन्यथा वो उनका ना कोई घर होगा, ना कोई स्वामित्व होगा, ना कोई संपत्ति होगी। अर्थात प्लेटो का जो साम्यवाद है वो आध्यात्मिकता की ओर जाता है, आध्यात्मिक की आधार उसका माना गया है। इस संदर्भ में ये माना गया है कि प्लेटो का साम्यवाद पूर्णतः आध्यात्मिक है, जबकि मार्क्स का जो साम्यवाद है वो पूर्णतः भौतिक माना जाता है। अर्थात उनका साम्यवाद पूर्णतः उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन पर, उपभोग की वस्तुओं पर ही केंद्रित है। अगली जो असमानता है वो है पारिवारिक साम्यवाद के संबंध में असमानता। अर्थात प्लेटो जिस प्रकार से पारिवारिक साम्यवाद की बात कहता है या स्त्रियों के साम्यवाद की बात कहता है, मार्क्स ऐसा कुछ नहीं कहता। मार्क्स के साम्यवाद में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगला है नगर राज्य और अंतर्राष्ट्रीय की असमानता। अर्थात प्लेटो का साम्यवाद उस समय प्रचलित छोटे छोटे नगर राज्यों के लिए था और उस समय के नगर राज्यों में वो जो है लागू उनके द्वारा किया गया या उनके द्वारा उसके लागू करने की व्यवस्था की बात कही गई, जबकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं सोचा। जबकि मार्क्स जो है उनका जो साम्यवाद था वो अंतर्राष्ट्रीयता की बात करता है। अर्थात वो एक छोटे से नगर राज्य की बात नहीं करते, बल्कि वो संपूर्ण विश्व के मजदूरों की बात करता है, संपूर्ण विश्व के मजदूरों के अधिकारों की बात करता है। और इस संदर्भ में वो ये कहते हैं कि सर्वहारा वर्ग जो है उनके हाथों में शक्ति आनी चाहिए, सर्वहारा वर्ग जो है उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, उनको न्याय प्राप्त होना चाहिए। अब अंत में हम इन दोनों की असमानता को देखते हुए टेलर का एक कोटेशन देखेंगे कि रिपब्लिक के समाजवाद और साम्यवाद के संबंध में बहुत कुछ कहे जाने के बावजूद वस्तुतः इस ग्रंथ में न तो समाजवाद पाया जाता है और न ही साम्यवाद। अर्थात
टेलर ने ये कहने का प्रयास किया है कि प्लेटो का जो साम्यवाद है वो साम्यवाद नहीं माना जा सकता। मार्क्स का और प्लेटो का साम्यवाद बिल्कुल भिन्न है।